केसरबाग चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर केसरबाग चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। बस अड्डे के सामने ट्रांसफार्मर में लगी आग। पहले हुआ शॉर्ट, उसके बाद लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने रेजिडेंसी विद्युत केंद्र को किया फोन। आसपास के दुकानदारों, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। आपको बता दें, लखनऊ से भीषण आग की खबर आई है। केसरबाग चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी है भीषण आग। बस अड्डे के सामने ट्रांसफार्मर में लगी आग। पहले हुआ शॉर्ट सर्किट, उसके बाद लगी आग। स्थानीय लोगों ने रेजिडेंसी विद्युत केंद्र को किया फोन। तो आपको बता दें, जिसके बाद जो आसपास के दुकानदार हैं उन्होंने आग बुझाई। लखनऊ से भीषण आग की खबर आ रही है। वहीं गर्मी के चलते आए दिन ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। बस अड्डे के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर सामने आई है। पहले हुआ शॉर्ट, फिर इसके बाद आग लग गई, भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग को बुझाया। आसपास के दुकानदारों ने स्थानीय लोगों की सहायता से बुझाई आग। बस अड्डे के सामने ट्रांसफार्मर में लगी आग। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर फिर उठा सवाल। तो देवरिया से खबर बता दें आपको, जहां पर सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बीमार महिला कैदी को नहीं मिला अस्पताल में स्ट्रेचर। चटाई पर लादकर पुलिसकर्मियों ने महिला कैदी को बेड तक पहुंचाया। कुशीनगर की रहने वाली महिला को 17 मई को भेजा गया था जेल। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर तो आपको बता दें, एक बार फिर से सवाल उठते नजर आ रहे हैं। देवरिया से खबर आपको बता दें, जहां पर एक बीमार महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला अस्पताल में, जिसके बाद कई लोगों ने मिलकर उसे चटाई पर लिटाया। चटाई पर लाद कर पुलिसकर्मियों ने महिला कैदी को बेड तक पहुंचाया। कुशीनगर की रहने वाली बताई जा रही है महिला, जिसको 17 मई को जेल ले जाया गया था, जिसके बाद तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला। वहीं अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, क्या है पूरा मामला? सरकारी व्यवस्थाओं पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच एक जो तस्वीर सामने आई है वो देवरिया के केजे जो मेडिकल कॉलेज है वहां की तस्वीर है। वो तस्वीर ये है कि जिस तरीके से जेल से एक महिला कैदी को जो है पुलिसकर्मी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसको जो है ना तो बेड मिलता है ना ही स्ट्रेचर मिलता है। जिसके बाद पुलिसकर्मी उस महिला सिपाही को, उस महिला कैदी को जो है चटाई पर लाद करके जो है बेड तक पहुंचाते हैं। वहां पर उसका इलाज भी चटाई पर ही किया जाता है। फिलहाल इन सभी तस्वीरों को लेकर के साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो डिप्टी सीएम है वो इन सभी मामलों को लेकर लगातार गंभीरता भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है ठेंगा दिखाता हुआ नजर आ रहा है जो भी मंत्री हैं उनको। क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग लगातार जिस तरीके से ये जो व्यवस्था सामने आ रही है, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन भी नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ा है। क्योंकि इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आई थी कि मरीज को ठेले पर ले जाया गया, एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई गोदी पे ले जा रहा है, कोई स्कूटी पर ले जा रहा है। इन सभी मामलों के बीच जो ये तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर है देवरिया जेल के एक कैदी की। क्योंकि महिला कैदी को जिस तरीके से चटाई पर ले जाया गया और चटाई पर ही इलाज किया गया, तो जाहिर सी बात है इसमें सवाल खड़ा होता है, इसमें जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी मामलों के बीच जो चिकित्सक हैं उनका जो बयान सामने आया था उसमें बताया जा रहा है कि इस तरीके की जो भी चीजें सामने आई हैं उस पर जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। जी कलीम, तो आए दिन अस्पतालों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। कभी स्कूटी पर जो लोग हैं वो अपने मरीज को लाते हुए दिखते हैं, तो कभी स्ट्रेचर की जगह खाट पर ले जाते हुए दिखते हैं। तो क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से अस्पताल में ऐसी कमियां देखने को मिलती हैं? देखिए साफ है ईशा जी कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की, वहां पर एक मनमानी रवैया है। क्योंकि डॉक्टर अपने केबिन से नहीं निकलना चाहते, या फिर जो वहां पर कर्मचारी हैं वो इन सभी व्यवस्थाओं पर निगाह नहीं दौड़ाते हैं, या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं
वो एसी से निकलना ही नहीं चाहते, तो फिर जाहिर सी बात है जो जमीनी हकीकत है उसका पता कैसे चल पाएगा। जो अधिकारियों तक रिपोर्ट पहुंचती है वो किस तरह से पहुंचेगी, क्योंकि जब अगर अधिकारी ही निरीक्षण पर नहीं आएंगे और आएंगे तो केवल चाय पानी पी करके निकल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये व्यवस्था पूरी तरीके से लचर रहेगी। फिलहाल इन सभी मामलों को जी लेकर के जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने बीच में एक्शन लिया था, उन एक्शनों के बाद जो है लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दुरुस्त होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर से वही हवाली नजर आने लगी, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जी, तो देखना होगा कि कब तक अब इस मामले पर एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए करीब। हज हाउस में फैली अवस्थाओं पर गिरे मोहसिन रजा। तो लखनऊ से खबर बता दें आपको, शौकत अली ने लखनऊ हज हाउस की तस्वीरें की जारी। सोशल मीडिया अकाउंट से फैली गंदगी की तस्वीरें जारी। तो तस्वीरें जारी करके मोहसिन रजा पर कसा बड़ा तंज। एआईएमआईएम के नेता और यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से हज हाउस है, जो जहां पर जो सफाई व्यवस्था है उसकी जो बात की जाए, क्योंकि जी जहां पर लोगों को ठहराया जाता है तो उसके बाद हज के लिए जो जत्था रवाना होता है, जहां पर टेकअप होता है, लोग वहां पर ठहरते हैं, उस जगह की जो साफ सफाई की बात की जाए, उसकी पोल खोलते हुए जो शौकत अली साहब ने एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जारी की है, उसके साथ ही उन्होंने एक जो एक कैप्शन लिखा है कि कानपुर से वापसी के दौरान उन्होंने हज हाउस कमेटी की पहुंचे, जहां पर जो है सफाई व्यवस्था की तस्वीरें देखी, तो साफ तौर से जो गंदगी देखी गई, फिर चाहे वो कुर्सियों की बात की जाए जिसपे बैठा जाता है, या फिर जहां जो बाथरूम है वहां की तस्वीरें देखी जाए, हर जगह पर साफ तौर से गंदगी पूरी नजर आ रही थी। इन सभी को बातों को लेकर के लगा उन्होंने मोहसिन रजा पर एक निशाना भी साधा है, क्योंकि मोहसिन रजा हज हाउस के जो मंत्री बताए जा रहे हैं, इसके साथ ही जो उनके द्वारा लगातार दावे किए जा रहे थे कि हज हाउस में पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था है और जो लोग आते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो वहाँ पे गंदगी है, तो जाहिर सी बात है गंदगी की जो तस्वीरें सामने आई है, इसको लेकर के जो है संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर जो स्वास्थ्य व्यवस्था इसी से खराब होती है, क्योंकि गंदगी के बीच अगर कोई भी इंसान रहेगा तो जाहिर सी बात है वो बीमार पड़ेगा। फिलहाल इन सभी तस्वीरों के सामने आने के बाद क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए जाते हैं या फिर जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों पर अभी तक फिलहाल किसी का कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन देखना ये होगा कि ये जो तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों पर क्या कुछ एक्शन होगा या फिर वहां पे जो सफाई व्यवस्था की बात की जाए उसको दुरुस्त किया जाएगा। जी जी, बिल्कुल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कलीम। कानपुर के बाद प्रयागराज से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का मामला सामने आया। तो लखनऊ से खबर बता दें आपको, यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले कानपुर से 2 आरोपियों को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। 17 सिम बॉक्स और 4000 प्री एक्टिवेटेड सिम बरामद किए गए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, अब इस मामले में अब एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस तरीके से यूपी एटीएस की टीम ने प्रयागराज में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए देश की सुरक्षा में चिनमारी लगाने और राजस्व को चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं बताया जा रहा है कि रविवार की रात को धूमनगंज इलाके में स्थित एक एक्सचेंज में मारे गए छापे में 814 सिम एवं जो 10 अवैध सिम बॉक्स थे, उसके साथ जो भारी मात्रा में जो इसमें शामिल करने वाला सामान था, उन सभी उपकरणों को बरामद किया है। लेकिन इस बीच गैंग जो संरचना है गोवंडी मुंबई में रहने वाला आसिफ है, वटीम क्यूआर के एनी डेस्क के माध्यम से जो संचालन कराता था सिम और सिम बॉक्स के, वही ये कोरियर माध्यम से भेजता था। फिलहाल इन सभी मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एटीएस की टीम जो है वो लगातार जो है सुरक्षा में छापेमारी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। और इसमें आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी 3 लोग गिरफ्तार हुए थे और अभी लगभग 3 माह पहले भी राजधानी लखनऊ में इन्हीं सब मामलों को लेकर के एक जगह छापेमारी की गई थी, जहां पर 24 घंटे से अधिक छापेमारी हुई थी, लेकिन जो आरोपी था वो फरार हो गया था। लेकिन उस आरोपी को अब प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। ये वही प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ जो लखनऊ में रहकर एक्सचेंज के मामले में लगातार काम कर रहा था और फिलहाल एटीएस की टीम पहुंचने से पहले ही वो यहाँ से फरार हो गया था। फिलहाल बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एटीएस की टीम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा नेटवर्क भी तोड़ने का काम हो रहा है। जी, तो कलीम, एटीएस अब तक और कितनी गिरफ्तारी कर सकती है इस मामले में? देखिए, फिलहाल तो लगातार एटीएस की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि लगातार
जो इनपुट मिल रहे थे, उन इनपुट के आधार पर फिर चाहे लखनऊ की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए या फिर प्रयागराज की बात की जाए, इन 3 जगहों पर लगातार छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन अब तक जो गिरफ्तारियां सामने आई है वो लगभग 5 गिरफ्तारियां सामने आ चुकी हैं और इसके जी साथ ही एटीएस की टीम और भी इसमें मजबूती से काम करने के साथ ही और बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। सिंचाई विभाग कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी। लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां सिंचाई विभाग कॉलोनी में लाखों की चोरी सामने आई है। 4 लाख से अधिक की ज्वेलरी पर चोरों ने किया हाथ साफ। सिंचाई विभाग में प्रधान सहायक पद पर कार्यरत है शरद चंद्र। तो आपको बता दें, सिंचाई विभाग के कर्मचारी के चोरी का मामला सामने आया। पुलिस कंट्रोल रूम पर दी गई घर का ताला तोड़कर चोरी करने की खबर। कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, क्या है ये पूरा मामला? सिंचाई विभाग कॉलोनी एक सरकारी विभागों से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे सभी सरकारी कर्मचारी रहते हैं और उस कॉलोनी में बताया जाता है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी करती है। लेकिन इन्हें पेट्रोलिंग का पर जो एक सवाल खड़ा ये हुआ कि जिस तरीके से एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया और उस मकान से लगभग 4.5 लाख की ज्वेलरी पर हाथ भी साफ कर दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ है जब जो पीड़ित है उसके पड़ोसी ने इस मामले की उसको जो सूचना दी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। जैसे ही वो लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी का ताला टूटा हुआ था। तभी पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके फिलहाल जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन इसके साथ ही पुलिस कह रही है कि इस मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा। लेकिन खुलासा तो बात की बात है, लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती, जिसके कारण जो चोर है काफी सक्रिय हो जाते हैं और गलियों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर निकल जाते हैं। फिलहाल इसमें ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस पेट्रोलिंग केवल हाईवे और सड़क पर ही करती नजर आती है या फिर रात को चौराहे पर बैठती है, लेकिन जो गलियां हैं, कॉलोनियां हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण चोर इसका पूरा फायदा उठाकर। तो कलीम, आए दिन ऐसी चोरी की खबरें सामने आती है, वहीं जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं उनके यहाँ से अब ऐसी चोरी का मामला सामने आया है। कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रही है प्रशासन? देखिए, पुलिस तो इसमें दावा कर रही है कि चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक टीम उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जो चोरों तक पहुंच सके। इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि जो कॉलोनी है वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ही क्यों जागते हैं, घटनाओं से पहले क्यों नहीं सक्रिय होते। फिलहाल इस तरीके से घटना हुई, इसके बाद से सक्रियता बढ़ाने की सक्रियता कितनी बढ़ेगी ये अगली घटना का जब होती है तब इस पर सवाल खड़ा हो सकता है। जी जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 लोग हुए घायल। तो कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो में मारी टक्कर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के परास नाले के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वहीं कानपुर से एक भीषण सड़क हादसे की आपको बता दें खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? उपेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो उपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की आपको बता दें मौत हुई है। पुलिस की पिटाई से क्षुब्ध होकर युवक ने खाया जहर। तो कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस की पिटाई से परेशान होकर युवक ने जहर खाया है। पनकी क्षेत्र के माया हॉस्पिटल में युवक ने खाया जहर। पति पत्नी के झगड़े में युवक को पुलिस कर्मियों ने किया था गिरफ्तार। पनकी थाना क्षेत्र में कपली गांव के रतनपुर चौकी का ये पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस की पिटाई से परेशान होकर एक युवक ने जहर खा लिया। पनकी क्षेत्र के माया हॉस्पिटल में युवक गंभीर हालत में अब भर्ती है। पति पत्नी के झगड़े में युवक को पुलिस कर्मियों ने किया था गिरफ्तार। पनकी थाना क्षेत्र में कपली गांव के रतनपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। तो अनिल, पुलिस की पिटाई से परेशान होकर युवक ने जहर खा लिया, क्या ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर चौकी का मामला है और ये कल देर शाम का मामला है। मुख्य वारदात ये हुई थी कि जब ये पुलिस का कहना है कि इसकी जो वाइफ थी उसने एप्लीकेशन दिया था क्योंकि इनका आपसी घरेलू विवाद चल रहा था और एप्लीकेशन उसके बाद इसको बुलाया गया था लड़के को बुलाने के बाद में ये जैसा कि पुलिस का कहना है कि पुलिस ने कुछ खा लिया था और उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तुरंत ही पुलिस ने उसको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो उसकी इलाज चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक दूसरा वीडियो है जिसमें उस वीडियो में वो जिसको मारा गया पीटा गया है वो बोल रहा है कि पुलिस ने मुझे काफी मारा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इस पे पुलिस कब तक क्या कार्रवाई करती है। हालांकि कल एसीपी का इस पे बयान भी आया था। एसीपी के बयान के बाद इस पे जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे किस पे क्या क्या कार्रवाई। जी, तो अनिल, आए दिन पुलिस की ऐसी बेरहमी की खबरें सामने आती है जहां पर बेरहमी से वह उनकी पीटने की किसी की खबरें सामने आती है। कुछ सख्त रुख क्यों पुलिस नहीं अपना रही इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से कानपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद में ये था कि कानपुर की जो पुलिस व्यवस्था है कहीं ना कहीं सुधार होगा, लेकिन काफी सुधार होने के बाद भी कुछ जगह ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं कि जो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके के जो कृत्य आते हैं और कृत्य आने के बाद अगर क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई होती है या यूं इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी, धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। खुर्जा में बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग। बुलंदशहर से खबर बता दें आपको, जहां लगातार ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। घटना के बाद से इलाके में मची अफरा तफरी। वहीं भीषण गर्मी के चलते कई जिलों से अब ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। बिजली ओवरलोड बताया जा रहा था आग लगने का कारण। खुर्जा के अंबेडकर पार्क स्थित रखे ट्रांसफार्मर में लगी थी आग। खुर्जा में बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। मैं आपको बता दें, लगातार ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। बिजली आपूर्ति बंद कर लोगों ने आग पर पाया काबू। ओवरलोड बताया जा रहा था आग लगने का कारण। तो आपको बता दें, ट्रांसफार्मर में आग लग गई। वहीं भीषण गर्मी के चलते कई जिलों से ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। खुर्जा के अंबेडकर पार्क स्थित रखे इस ट्रांसफार्मर में लगी थी भीषण आग। खुर्जा में बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। घटना के बाद से इलाके में मची अफरा तफरी। बिजली आपूर्ति बंद कर लोगों ने आग पर पाया काबू। घटना के बाद नींद से जागा राजधानी में स्वास्थ्य महकमा। तो आपको बता दें, एक बड़ी घटना के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जागा है। डिप्टी सीएम के संज्ञान के बाद अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसने काम शुरू किया है। बीते दिनों गोसाईगंज इलाके में बने अस्पताल में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद अस्पताल में उसका गर्भपात किया गया था। स्वास्थ्य महकमा चलाएगा 6 जून से 20 जून तक विशेष अभियान। सीएमओ द्वारा सभी सीएचसी और पीएचसी को दिए गए निर्देश।